गरीब बहू का तैरते समुद्र में अमीर ससुराल। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। समुद्र के बीचों बीच सामने मेरा तैरता अमीर ससुराल है। सपना, आप खड़ी रहोगी या चलोगी भी? देखो, हमारी नाव आ चुकी है। इतना बोलकर सपना अपनी सास आशा, नंदप्रीति और पति विनीत के साथ नाव में बैठ जाती है, जहां उनका नौकर नाव चलाते हुए उन्हें समुद्र में ले जाता है। और कुछ ही देर में पूरा परिवार समुद्र के बीचों बीच अपने घर में पहुंच जाता है, जहां विनीत सपना का हाथ पकड़कर उसे नाव से उतारता है और उससे कहता है कैसा लगा तुम्हें अपना ससुराल? अरे बस यहीं खड़े होकर बहू से पूछता रहेगा या उसे अंदर भी आने देगा? अंदर चल बहू, अपने छोटे से ससुराल में। माँ जी, ये छोटा सा ससुराल नहीं बल्कि मेरे सपनों का ससुराल है। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज से पहले बस मैंने सुना था कि समुद्र के बीचों बीच घर होता है और ऐसी जगह पर लोग घूमने जाते हैं, पर मेरा तो समुद्र के बीचों बीच ही तैरता ससुराल है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। कहाँ मैं पहले गाँव में कच्चे मकान में रहती थी, गाय भैंस की देख रेख करती थी, पर यहाँ तो मुझे समुद्र के बीच रहना होगा। मुझे तो अभी से ही जलपरी वाली फीलिंग आ रही है। भाभी, ये सब तो बस शुरुआत है। अभी आप कुछ दिन और रहोगी तो धीरे धीरे आपको और मजा आएगा। अब आशा अपनी बहू को घर में ले जाती है और उसका गृह प्रवेश करवाती है। घर में आने के बाद सपना अपने बड़े से ससुराल को देख बहुत खुश होती है। अब अगले दिन सपना की पहली रसोई थी, जहां पर रसोई में खाना वो बनाने जाती है और रसोई के सामने खिड़की से बाहर का नजारा देख रही होती है। कितना मजा आ रहा है। ये सब किसी सपने से कम नहीं लग रहा। खाना बनाते हुए बाहर समुद्र का नजारा बेहद अद्भुत लग रहा है। भाभी, अगर खाना बन गया हो तो बाहर ही लेकर आ जाना। हम सब बाहर ही छतरी लगाकर खाना खाएंगे। हाँ प्रीति, बस बन गया। अभी सारा खाना बाहर लेकर आती हूँ। प्रीति की ये बात सुनकर तो सपना की खुशी दुगनी हो जाती है। वो जल्दी से सारा काम खत्म करके खाना लेकर बाहर जाती है, जहाँ पूरा परिवार घर के बाहर एक बड़ी सी छतरी लगाकर बैठ जाता है और खाने को ऐसे एंजॉय करते हैं मानो जैसे किसी बीच पर हो। इसी तरह से समय गुजरता है और एक दिन, अरे सपना, तुम बालकनी पर खड़े होकर चाय पी रही हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ विनीत जी, आप आराम से जाओ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। सपना विनीत से बात कर ही रही होती है कि तभी वो एक डॉल्फिन को देखती है और डॉल्फिन को देखकर सपना विनीत से कहती है, विनीत, आपने देखा, इस समुद्र में तो डॉल्फिन भी है। अरे सपना, ये सब तो अब हमारे लिए आम बात हो गई है और यहाँ सिर्फ डॉल्फिन ही नहीं, और भी कई तरह की सुंदर सुंदर मछलियां हैं। कभी मौका मिले तो समुद्र के किनारे बैठकर देखते रहना। हाँ अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। ससुराल में आकर इतनी सारी अच्छी चीज देखकर सपना का दिल खुशी से झूम रहा था, पर यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सपना टीवी देख रही होती है और तभी अचानक से लाइट चली जाती है। माँ जी, देखिए ना जरा लाइट को। ये लाइट कैसे चलेगी? पूरा घर में अंधेरा हो गया है। अरे बहू, इस लाइट का तो ऐसे ही नाटक रहता है। अब पता नहीं यहाँ पर लाइट कब आएगी। भाभी, यहाँ पर अच्छी चीजों के साथ कई बार समस्या भी खड़ी हो जाती है, जिसका सामना करना पड़ता है, और उसमें से एक समस्या लाइट की भी है। यहाँ लाइट जाती है तो जल्दी आती नहीं। अरे आप सब बेकार ही चिंता कर रहे हैं। लाइट ही तो है, आ जाएगी। और अगर नहीं भी आई तो क्या हुआ, आज हम कैंडल लाइट डिनर कर लेंगे। इतना बोलकर सपना पूरे परिवार के साथ मोमबत्ती जलाकर खाना खाती है। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं, पर लाइट नहीं आती और धीरे धीरे अब उनके फोन की बैटरी भी डेड होने लगती है। और इसी बीच सपना का बहन का फोन आता है। अरे दीदी, कैसी जगह जाकर बस गई हो? पिछले 3 दिन से तुम्हें फोन मिला रही हूँ, आज जाकर मिला। अरे शोभा, तू तो जानती है मेरा अमीर ससुराल समुद्र के बीचों बीच तैरता है, और तुझे पता है यहाँ के समुद्र में डॉल्फिन भी है और बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगी मछलियां भी हैं। मुझे तो यहाँ बहुत मजा आता है, पर शायद यहाँ नेटवर्क इशू है, इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। अब जो बोलना है जल्दी बोल, मेरा फोन बंद होने वाला है। अगर ऐसा है दीदी तो संभाल के रहना। अच्छी और सुंदर मछली के साथ समुद्री जानवर भी रहते हैं, जैसे मगरमच्छ और शार्क, इसीलिए ज्यादातर घर में ही रहना। शोभा आगे कुछ बोल पाती कि तभी फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और लाइट न होने की वजह से दोबारा से अपना फोन चार्ज पर नहीं लगा पाती, पर उसके दिमाग में मगरमच्छ वाली बात रह जाती है। इसी तरह से 2 दिन और बीत जाते हैं। ना तो फोन में चार्ज होता है और ना ही घर में लाइट आती है, जिस वजह से अब सपना को परेशानी होने लगती है और उसे अपनी बहन की बातें सताने लगती हैं। ऐसे ही एक रात, जो भी कहो, समुद्र के किनारे बैठकर बहुत अच्छा लगता है। सपना रात के समय समुद्र के किनारे बैठकर रात के मौसम का मजा ले रही होती है। तभी उसकी नजर एक मगरमच्छ पर पड़ती है, जो धीरे धीरे उसके पास आने लगता है।
मगरमच्छ को देखकर सपना बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो गिर जाती है और उसके पैरों में चोट लग जाती है, जिस वजह से वो भाग नहीं पाती और मगरमच्छ उसके और करीब आ जाता है और सपना जोर से चिल्लाती है, कोई है, बचाओ मुझे इस मगरमच्छ से, वरना ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। भाभी क्या हुआ? यहाँ कोई मगरमच्छ नहीं है, हम घर में हैं। बाहर तो बारिश हो रही है। उठो भाभी, आप सपना देख रही हो क्या? यहाँ कोई मगरमच्छ नहीं है, मैं सपना देख रही थी। पर कहीं ये बुरा सपना सच ना हो जाए। और बारिश कैसे हो सकती है बाहर? अभी तो बारिश का मौसम ही नहीं है। बेमौसम बरसात है, थोड़ी देर में रुक जाएगी। पर माँ जी, 1 हफ्ते होने को है, अब तक लाइट नहीं आई है, फोन में बैटरी नहीं है कि हम किसी को फोन कर सके। बहू तू परेशान क्यों होती है? आ जाएगी लाइट, सो जा तू, हम है ना तेरे पास। सपना काफी डर गई थी, इसलिए उस रात को सो नहीं पाई थी। ऐसे ही अगला दिन हुआ तो वो नहाने गई तो देखा पानी नहीं है, तो वो अपनी सास के पास गई जो समुद्र से बाल्टी भरकर पानी टब में डाल रही थी। माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? पानी खत्म हो गया इसलिए समुद्र से पानी निकाल रही हूँ नहाने के लिए। आशा बाल्टी भरकर टब में निकाल रही थी, इतने में बाल्टी में पानी के साथ एक केकड़ा भी आ जाता है जो सपना को डंक मारकर जाता है और सपना वहीं बेहोश हो जाती है। सास और नंद मिलकर उसका चूने से जहर निकालती हैं, तब कहीं जाकर वो होश में आती है। माँ जी, समुद्र के ऊपर रहना जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक है। आप यहाँ कैसे रहते हैं? बहू, ऐसा होता नहीं है, पर अचानक से ये सब हो गया, लेकिन मैंने तेरा इलाज कर दिया है, तू ठीक है अब। माँ जी, अगर कुछ हो जाता तो आप मुझे कैसे समुद्र के बीच से लेकर जाते? अरे बहू, तू ज्यादा मत सोच, आराम कर। दिन ऐसे ही बीतते हैं और फिर एक दिन घर में खाने का सामान और पीने का पानी खत्म हो चुका है। माँ जी यहाँ आइए। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी देखिए, आटा चावल सारी सब्जियां और पीने का पानी सब खत्म हो गया। अब ना खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। अब क्या होगा? अगर हम अभी जमीन पर होते तो कुएं से फटाफट से मैं पानी भर कर ले आती और बाजार से सब्जी भी। अरे तू परेशान क्यों हो रही है? रामू आता ही होगा। वो नहीं आएंगे अब, उनकी तबीयत खराब थी तो जल्दी चले गए और नाव भी ले गए। अब हमें कल तक भूखा और प्यासा रहना पड़ेगा। बेचारी सपना, शांति और प्रीति अगली सुबह तक भूख प्यास से बेहाल हो गई थी। जब नौकर आता है तब कहीं जाकर उन्हें खाना और पानी मिलता है। इस तरह से जो सपना समुद्र पर तैरते ससुराल में रहने के लिए काफी खुश थी, उसी सपना को वहां रहते हुए अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होता है। एक रात सपना अकेली कमरे में सो रही थी। समुद्र में हवा चल रही थी, लहरों की आवाज आ रही थी, साथ ही साथ समुद्री जानवरों की भी आवाज आ रही थी, जिससे सपना डर कर उठ जाती है। माँ जी कहाँ हो आप? हाँ बहू, क्या हुआ? माँ जी, मुझे नहीं रहना यहाँ, चलो यहाँ से, मेरा मन भर गया, मुझे डर लग रहा है अंधेरे में रहकर। फोन भी चार्ज नहीं है, जो किसी को बुला ले हम मदद के लिए। ये लो भाभी, आपका डर भगाने के लिए अब तो लाइट भी आ गई, जल्दी से फोन चार्ज में लगा लो। लाइट आने के बाद आशा और प्रीति अपने कमरे में चले जाते हैं और अपना अपना फोन चार्ज में लगाते हैं। कुछ देर बाद विनीत भी सारा काम खत्म करके घर आ जाता है और एक बार फिर से सपना के फोन पर उसकी बहन का फोन आता है। दीदी, तुम फोन कहाँ रखती हो? 1 हफ्ते से मिला रही हो। उस दिन भी जिस चीज के लिए मैंने फोन किया तुम्हें, मैं तुमसे वो बात ही नहीं कर पाई। कल मेरी शादी है, कब आओगी तुम? क्या? कल तेरी शादी है? चिंता मत कर मेरी बहन, मैं किसी भी हाल में आऊंगी। विनीत जी, अब मुझे और समुद्र के बीचों बीच इस तैरते हुए घर में नहीं रहना, जहाँ कभी भी बारिश हो जाती है पानी का स्तर बढ़ जाता है और मुझे डर है कि कहीं समुद्र से कभी मगरमच्छ या शार्क ना निकल आए। बिजली भी नहीं रहती, यहाँ नेटवर्क इशू भी है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं है। मैं इतनी सारी परेशानी और नहीं झेल सकती। इससे तो अच्छा मेरा गाँव है। और कल मेरी बहन की शादी, हम कैसे पहुंचेंगे? नौकर भी नहीं है, अब हमें समुद्र के उस पार कौन लेकर जाएगा? सपना, नौकर नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूँ, मुझे भी नाव चलानी आती है। मैं माँ से बात करता हूँ, बारिश रुकते ही हम सब सुबह यहाँ से निकल जाएंगे शादी के लिए। अब बिना कोई देरी करे सुबह होते ही विनीत अपनी पूरी फैमिली के साथ नाव में बैठता है और खुद नाव चलाकर समुद्र की दूसरी साइड पहुंचता है। पर गांव समुद्र से इतना दूर था कि उनके पहुंचते हुए रात हो जाती है और जब तक सपना अपनी बहन की शादी में पहुंचती है, वो देखती है कि शादी हो चुकी है और उसकी बहन की विदाई हो गई थी। देख रहे हो, मेरी बहन की विदाई हो गई, इसलिए मैं कह रही थी कि मुझे अब और समुद्र के बीचों बीच अपने तैरते ससुराल में नहीं रहना।
अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। आप लोग जमीन पर एक घर लो, हम सारी जिंदगी वहां नहीं बिता सकते। माँ, अब तो मुझे भी लगता है कि भाभी सही कह रही हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो हम अपनों से दूर हो जाएंगे। तुम सही कह रही हो बेटा, पर हम अपने समुद्र के बीचों बीच उस घर को भी तो नहीं छोड़ सकते। इसलिए कभी कभी जब हमारा घूमने का मन होगा तो हम लोग अपने समुद्र पर तैरते हुए घर में चले जाएंगे। आशा अपनी बहू की बात मान जाती है और अपनी सास की बात सुनकर सपना की सारी नाराजगी खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो लोग जमीन पर एक घर लेते हैं और वहीं रहते हैं और कभी कभी समुद्र के बीचों बीच अपने तैरते हुए घर में सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे समुद्र से जुड़ी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है। ठंड में मेरी हालत खराब हो जाती है। ऊपर से सबने ठंड में ही शादी करवा दी। अरे इतनी ही ठंड लग रही थी तो एक शॉल ओढ़ लो ना, ठंड में इतना क्यों ठिठुरना उठाना। नहीं, मैं शॉल नहीं ओढ़ने वाली। पहले से ही मैंने 3 कपड़े पहन रखे हैं। ऊपर से मैं शॉल भी ओढ़ लूं, स्वेटर भी पहन लूं और 10 कपड़े भी पहन लूं। मैं नहीं पहनने वाली अब कुछ ठंड में। मुझे खुद ही कपड़े धोने होते हैं और मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मैं नहीं पहन रही अब और कुछ। कपड़े न धोना पड़े इसलिए तुम ठंड सह रही हो। वाह रे वाह। सिमरन को ठंड में कपड़े धोने ना पड़े इसलिए वो शॉल नहीं लेती। कुछ देर बाद सिमरन अपनी ससुराल पहुंचती है और ठंड से कांपती हुई गाड़ी से बाहर उतरती है, जहां वो दरवाजे पर अपनी 2 ननंद, सास और अपनी ननंद के 4 बच्चे और अपने 3 देवर को देखती है। और उन सभी के बदले हुए कपड़े देख वो खुद से कहती है, अभी कुछ देर पहले तो इन सब ने दूसरे कपड़े पहने थे और घर आते ही इतनी जल्दी कपड़े भी बदल लिए। सिमरन ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सास अर्चना आगे बढ़कर सिमरन का गृह प्रवेश करवाती है। कुछ देर बाद सिमरन अपने कमरे में जाती है और थोड़ी ही देर बाद उसकी दोनों ननंद कोमल और पूजा हाथों में दूध का गिलास लेकर अपने बेटे के साथ आती है। मामी मामी, ये लो दूध पी लो और मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आई हूँ। ननंद जी, आप लोगों ने 3 घंटे में ये तीसरी बार कपड़े बदले हैं। आप लोगों को ठंड में कपड़े धोने से डर नहीं लगता क्या? भाभी, इस समय आपको इस बात की टेंशन है, जबकि आपको किसी और चीज की टेंशन लेनी चाहिए। इतना बोलकर सिमरन की दोनों ननंद अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती हैं। मुझे किस बात की टेंशन? मुझे तो बस इस बात की टेंशन है कि यहाँ का एक इंसान 10-10 लोगों के बराबर कपड़े पहनते हैं। भला 3 घंटे में 3 बार कपड़े कौन बदलता है? बाप रे बाप, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करूं। भला इतनी ठंड में कौन बार बार कपड़े बदले और धोए? मैं तो ठंड का ही सोचकर इतने कपड़े न बदलूं। ये सोचकर सिमरन आराम से कंबल ओढ़कर बैठी रहती है। कुछ देर बाद विजय वहां आता है और इसी तरह 4-5 दिन बीत जाते हैं और एक दिन सिमरन अपने गंदे कपड़े निकालकर उन्हें गिनने लगती है। 1 2 3 4 5। चलो, मैंने ज्यादा कपड़े गंदे नहीं करे। इन 5 दिन में 5 ही कपड़े गंदे हुए हैं। मैं आज जाकर धो लेती हूँ। सिमरन अपने सारे गंदे कपड़े लेकर वॉशरूम की ओर जाने लगती है, जहाँ उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर बैठी अपनी सास और दोनों ननंद पर पड़ती है। भाभी, कपड़े धोने जा रही हो? हाँ। मुझे भी कपड़े धोने थे। शादी को 4-5 दिन हो गए हैं, मैंने कपड़े नहीं धोए। पर चलो कोई बात नहीं, आप पहले कपड़े धो लो, फिर मैं धो लूंगी। अरे तू अपने कपड़े क्यों धोएगी? तू तो मेहमान है ना, तुझे अपने कपड़े धोने की जरूरत नहीं है। तेरी भाभी है ना, वो देख लेगी। जा, तू अपने कपड़े लाकर दे दे, तेरी भाभी धो देगी। हाँ दीदी, ले आओ कपड़े, मैं अपने कपड़े के साथ आपके कपड़े भी धो दूंगी। सिमरन हाँ बोलकर सारे कपड़े लेकर वॉशरूम में जाती है और वहां वॉशिंग मशीन देखती है, पर जब उसे वॉशिंग मशीन नजर नहीं आता तो वो अपनी सास के पास आती है और वॉशिंग मशीन के बारे में पूछती है। माँ जी, वॉशरूम में वॉशिंग मशीन तो है ही नहीं। क्या वॉशिंग मशीन बहू, यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है, हाथों से कपड़े धोए जाते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े खराब हो जाते हैं, एक कपड़े का रंग दूसरे कपड़े में लग जाता है और सही से कपड़ा साफ भी नहीं होता। मैंने अपने इतने कम कपड़े इसलिए रखे ताकि मुझे धोना ना पड़े, और ननंद जी को तो बार बार कपड़े बदलने की आदत है। पता नहीं ननंद जी अपने कितने कपड़े लाकर दे दे। सिमरन अब ये सोच रही होती है कि तभी उसकी दोनों ननंद अपने कपड़े के साथ अपने बच्चों के भी कपड़े लेकर आ जाती हैं, जिसे देख सिमरन बोलती है, दीदी आपने तो कहा था बस 4-5 दिन के कपड़े हैं। हाँ, तो ये 4-5 दिन के ही कपड़े हैं। ये बस आप 3 जनों के कपड़े हैं? हाँ।
पर मुझे तो ये 3 नहीं 30 जनों के कपड़े लग रहे हैं। भाभी अगर आपको हमारे कपड़े नहीं धोने तो मना कर दो, बहाने क्यों बना रही हो? क्या करूं, मना भी नहीं कर सकती। अगर मना किया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, दीजिए धो दूंगी। 3 जनों के नाम पर ये लोग मुझसे 30 जनों के कपड़े धुलवा रहे हैं। अरे भला एक दिन में 10 कपड़े कौन बदलता है? अरे जब पता है कि ठंड है तो इतने कपड़े बदलने ही क्यों? मुझे वैसे भी कपड़े धोना पसंद नहीं है और इन्होंने इतने सारे कपड़े दे दिए मुझे। सिमरन सारे कपड़े धोकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने हाथों को देखकर बड़बड़ाने लगती है। तभी वहां विजय आता है और वो विजय से कहती है, देख रहे हो मेरे हाथ कितने लाल हो गए हैं। मुझे ठंड जरा भी बर्दाश्त नहीं और ठंड में ना मुझे कपड़े धुलते हैं और तुम्हारे घर वाले मुझसे 3 जनों के नाम पर 30 लोगों के कपड़े धुलवा रहे हैं। वैसे ही ठंड में मेरी तबीयत खराब हो जाती है। सिमरन अपने हाथ दिखाकर विजय से शिकायत करती है, पर विजय कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह सिमरन देखती है कि उसके देवर कपड़े बदल कर ऑफिस जा रहा है और वो जब ऑफिस से घर आते हैं तो आते ही कपड़े चेंज करते हैं और जब खाने के लिए बैठते हैं तो एक बार फिर से कपड़े चेंज कर लेते हैं। अगर ये लोग ठंड में इसी तरह पूरे दिन में 4-5 कपड़े बदलते रहेंगे तो धोने वालों के तो हाथ लाल हो जाएंगे। अपने ससुराल वालों को बार बार कपड़े बदलते देख सिमरन परेशान हो जाती है और अगले दिन अपनी माँ को फोन करती है। माँ कैसे घर में शादी करवा दी मेरी, यहाँ पूरे दिन ये लोग 10 बार कपड़े बदल लेते हैं और तो और यहाँ एक वॉशिंग मशीन भी नहीं है, मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं। अरे तो जाकर अपनी सास से बोलना कि कपड़े धोने के लिए एक वॉशिंग मशीन ले आए। मैंने बोला था पर उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, एक बार फिर से जाकर बोल, क्या पता इस बार मान जाए। अपनी माँ से बात करने के बाद एक बार फिर सिमरन अपनी सास के पास जाती है और वॉशिंग मशीन के लिए कहती है, पर इस बार भी अर्चना वॉशिंग मशीन के लिए साफ साफ मना कर देती है। बहू क्या वॉशिंग मशीन की जिद लेकर बैठ गई है? वॉशिंग मशीन से कपड़े साफ नहीं होते, ऊपर से खराब हो जाते हैं। अर्चना की बात सुनकर सिमरन उदास होकर वहां से चली जाती है और कमरे में जाकर अपने कपड़े के साथ विजय के 3 दिन के कपड़े निकालती है। 3 दिन में इतने सारे कपड़े, भला एक इंसान 10 इंसान के जितना कपड़े कैसे बदल सकता है? इन लोगों को तरस नहीं आता क्या मुझ पर कि मैं इतनी ठंड में हाथ से कपड़े धोती हूँ और अब मेरी तबीयत भी खराब हो रही है। सिमरन सारे कपड़े हाथों से धोती है और धोते हुए वो ठंड से कांप भी रही थी। अब रात को सिमरन कंबल ओढ़कर बैठ जाती है और ठंड से ठिठुरते हुए अपने लाल हाथों को देख रही होती है। ये कैसा ससुराल मिल गया मुझे? 10 लोगों के नाम पर 100 इंसान के कपड़े धुलवाते हैं मुझसे और इनको मुझ पर भी तरस नहीं आता। इतनी ठंड में मुझसे हाथों से कपड़े धुलवाते हैं। अरे क्या हो गया, अपने हाथों को ही देखती रहोगी या आप सोओगी भी? तुम तो सो जाओ, मुझे ठंड से नींद नहीं आ रही। कपड़े धो धोकर मेरे हाथ लाल हो गए हैं, मुझे जुकाम लग चुका है, पर यहाँ किसी को मेरी परवाह नहीं है। सिमरन नाराज होकर कंबल ओढ़कर सो जाती है। अब अगले दिन सिमरन रसोई में खाना बना रही होती है तो वहीं दूसरी ओर सिमरन के तीनों देवर अशोक, रजत और पवन अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ, हमारे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, प्लीज धो दो। अरे अब तुम्हारी भाभी आ गई है, उसे जाकर बोलो। भाभी के आने के बाद भी क्या मुझसे कपड़े धुलवाओगे? अर्चना के कहने पर सिमरन के तीनों देवर उसके पास रसोई में आ जाते हैं। भाभी हमारे कपड़े धो दो, काफी दिन हो गए हैं। तुम्हारे कपड़े मैं क्यों धो? तुम अपने कपड़े खुद नहीं धोते हो क्या? नहीं, पहले माँ धोती थी और अब आप आ गई हो तो आप धो दो, माँ ने बोला है। क्या हुआ बहू, तू क्यों नहीं धोएगी कपड़े? ये बहू की जिम्मेदारी है, क्या तू अब बहू की जिम्मेदारी भी नहीं निभाएगी? अच्छा ठीक है, आप लोग बाथरूम में रख दो कपड़े, मैं खाना बनाकर धो दूंगी। सिमरन अब जल्दी से खाना बनाकर वॉशरूम में जाती है, जहां वो कपड़ों से भरी 10 बाल्टी देखती है। 10 बाल्टी कपड़े देखकर सिमरन हैरान हो जाती है और अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आपने तो कहा था कि सिर्फ 3 देवर के कपड़े हैं, पर ये तो लग रहा है 100 जनों के कपड़े हैं। अरे कैसी बातें कर रही है बहू, 3 तेरे देवर के कपड़े थे, फिर मैंने सोचा तेरी दोनों ननंद और उनके दोनों बच्चे कल चले ही जाएंगे तो वो अपने ससुराल गंदे कपड़े क्यों लेकर जाएं, इसीलिए मैंने उनके कपड़े भी रख दिए। फिर बची मैं तो मैंने भी अपने कपड़े डाल दिए। 100 लोगों के कपड़े नहीं है, सिर्फ 10 लोगों के कपड़े हैं और 10 लोग के कपड़े तो आधे घंटे में ही धुल जाते हैं। अर्चना की बात सुनकर सिमरन गुस्से में बाथरूम में जाती है और 10 बाल्टियों को घूरते हुए बोलती है, किस एंगल से ये 10 लोगों के कपड़े लग रहे हैं? ये 100 लोगों के कपड़े हैं। इतने सारे कपड़े मैं कैसे धो सकती हूँ? इन्हें धोकर तो मेरी तबीयत ही खराब हो जाएगी।
इतने सारे कपड़े देखकर सिमरन को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बार फिर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आप ननन जी को बोलो कपड़े धोने में मेरी मदद करे। मैं इतने सारे कपड़े धोऊंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी जब मैं कपड़े धोती हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है, मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। ननन तुम्हारी इस घर की मेहमान है, ननन तो कल को चली जाएगी। अच्छा लगता है क्या घर आए मेहमानों से कपड़े धुलवाने में? पता नहीं कैसा ससुराल मिल गया है मुझे। 10 लोगों के नाम पर 100 लोगों का कपड़ा धुलवाते हैं मुझसे और मदद के नाम पर भी कोई नहीं है। सिमरन ठंड में कांपते हुए कपड़े धोने के लिए बैठ जाती है और कपड़े धोते हुए बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद अर्चना घर में डॉक्टर को बुलाती है, जिसके बाद सबको पता चलता है कि सिमरन को ठंड लग चुकी है और विजय सिमरन से कहता है, तुम्हें इतनी ठंड कैसे लग गई? और अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? एक बार बाथरूम में जाकर देखो, 10 लोगों के नाम पर 100 लोग के कपड़े धुलवाते हैं मुझसे। इतने कपड़े धोने में कोई बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? सिमरन की बात सुनकर विजय बाथरूम में जाता है और ढेर सारे कपड़े देखकर अपने सभी घर वालों से कहता है, माँ, अगर घर में सबको इतने कपड़े पहनने की आदत है तो मुझे लगता है कि सबको अपने कपड़े खुद धोने चाहिए। सिमरन सिर्फ मेरे, अपने और आपके कपड़े धोएगी। मेरे तीनों भाई अपने कपड़े खुद धो सकते हैं और मेहमान भी मेहमान की तरह आए और अपने कपड़े खुद धोएं। और घर में 2-3 वॉशिंग मशीन ले आओ ताकि कपड़े धोने में आसानी हो। विजय के बोलने पर घर में 3 वॉशिंग मशीन आ जाती हैं और अब सब अपने अपने कपड़े खुद वॉशिंग मशीन में धोते हैं।